सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। मेरे भाई, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 6। हर वीक ये मॉक टेस्ट होता है द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने अब तक ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा है तो कर लेना, हर वीक कराते हैं। सैटरडे से लेके मंडे तक लाइव रहता है, सैटरडे दोपहर से मंडे दोपहर 12 बजे तक। तो आप अगर अभी अटेम्प्ट नहीं करा है तो कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ये वीडियो बाद में देख रहे हैं और पेपर का टाइम निकल चुका है तो आप मेरे साथ साथ में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को देखें और जो भी आपको लगता है आंसर सही है एक बार पॉज करके देख लें, उसके बाद सोल्यूशन देखें। ठीक है, आ जाइए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सभी लोगों तक जरूर पहुंचाना। जो भी ये मॉक टेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं सब तक वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शंस में ज्यादा नहीं जाऊंगा। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम, नो एरर। ये इस तरीके से पार्ट है, जिस जगह आपको गलती लगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस को अगर हम यहां से, जब भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, पूरे सेंटेंस को ब्रेक करते हुए चलना है। तो यहां पे देखा दिस आपका सब्जेक्ट है और दिस सब्जेक्ट है, क्योंकि सिंगुलर होता है इसीलिए इज आपका सही है। एक आपको यहाँ पे एस्पेक्ट और जो देख सकते हैं आप, जनरली ऐसा मानते हैं कि दिस प्रेजेंट के लिए आता है, दैट पास्ट के लिए आता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। दिस जो है नजदीक की चीजों के लिए और दैट जो मतलब दूर की चीजों के लिए भी आ सकता है। तो वहां पे आपका प्रेजेंट पास्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता पाएगा। लेकिन फिर भी अगर देखें तो दिस के हिसाब से तो इज भी सही है एकदम, क्योंकि प्रेजेंट भी चलता ही आता ही है। इसके बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। तो इनके बाद में कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव आ सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक जानकारी थोड़ी सी अधूरी लगती है या कुछ ऐसा लगता है कि आपको कम लग रहा है जानकारी, तो आप मेरी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की वीडियो जरूर देख लेना एक बार। उसमें आपको सब समझ आ जाएगा क्या कॉम्प्लीमेंट है, क्या क्या है। जब भी मैं सेंटेंस ब्रेक करता हूं तो वो ब्रेक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है। ठीक है, आ जाइए। तो आपने देखा दिस इज सोल्यूशन, ये किसी चीज का सोल्यूशन है। और सोल्यूशन कैसा है तो आप कहोगे सर सोल्यूशन तो नाउन है। कैसा सोल्यूशन, तो परफेक्ट सोल्यूशन है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा। कितना परफेक्ट है ये, तो आपने कह दिया मोस्ट परफेक्ट। अब लेकिन यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है ये एरोनियस है, यहीं पे एरर है आपका। बात क्या होती है कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स, जब भी हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं ग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल का मतलब क्या है, ऐसे एडजेक्टिव्स, देखो एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटी है। तो क्वालिटीज में ग्रेड्स हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा राधिका सुंदर है, मेरे को लगता है सुंदर है, किसी को लगे ना सुंदर है, भाई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ना, ऐसा पॉसिबल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कम सुंदर है, दूसरा आदमी ज्यादा सुंदर है, तीसरा आदमी और ज्यादा सुंदर है, चौथा आदमी और ज्यादा सुंदर है, वो भी पॉसिबल है। या ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के लिए ऐसा मैं कह सकता हूं कि मुझे सुंदर लग रही है, ये मुझे ज्यादा सुंदर लग रही है, तीसरी मुझे और ज्यादा सुंदर लग रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। यानी कि सुंदरता की ना ग्रेड्स हैं। तो ब्यूटीफुल होना एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। दूसरी तरफ कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल इन नेचर होते हैं। नॉन ग्रेडेबल का मतलब क्या, उनमें ग्रेड्स पॉसिबल नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया अलाइव। अलाइव का मतलब जिंदा। हमने कहा राधिका इज अलाइव, राधिका जिंदी है। अब ये थोड़ी कहेंगे कि कम जिंदी है कि ज्यादा जिंदी है। हमने कहा कविता भी अलाइव है, तो ये थोड़ी कहेंगे कि कविता ज्यादा जिंदी है, राधिका कम जिंदी है। नॉट पॉसिबल। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि इनमें ग्रेड्स पॉसिबल नहीं है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ एक तो वेरी का प्रयोग आपको कभी नहीं करना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिख सकते, यानी कि वहां पे मोर या मोस्ट का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि क्या परफेक्ट आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स तो ये दो प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तो ये हो सकता है कि आप लिस्ट ध्यान रख लो एक, कि ये एडजेक्टिव्स है जिनके साथ में ये नॉन ग्रेडेबल माने जाते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो कि क्या ग्रेडेबल है क्या नॉन ग्रेडेबल, जो मैंने अभी समझाया। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर नॉन ग्रेडेबल की बात करते हैं तो दो प्रकार की चीजें सामान्यतः नॉन ग्रेडेबल में आएंगी। एक जो चीजों को क्लासीफाई करते हैं, दूसरा जो किसी एक्सट्रीम डिग्री को बताते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है, जैसे अलाइव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो क्लासीफाई करता है, या तो आदमी अलाइव होगा यानी जिंदा, और या फिर वो क्या होगा, डेड होगा। तो ये क्लासिफिकेशन कर दिया, डेड अलग अलाइव अलग। ऐसे ही कोई चीज या तो फुल होगी या फुल नहीं होगी। तो फुल होना बेसिकली क्या, क्लासीफाई कर रहा है उसको। ऐसे ही किसी चीज का एम्प्टी होना यानी कि खाली होना, या तो कोई चीज एम्प्टी होगी या फिर नहीं होगी, सिंपल। तो ये क्लासीफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं। दूसरा क्या होते हैं, जो टॉप क्वालिटी के होते हैं, जो अपने आप में सुपरलेटिव के तरीके से हैं। जैसे कोई चीज परफेक्ट है, परफेक्ट है यानी कि उससे बेहतर कुछ नहीं। तो उससे बेहतर अगर कुछ नहीं है तो कंपैरिजन की तो बात ही खत्म हो गई, तो ये भी नॉन ग्रेडेबल है। जैसे हॉट होना, गर्म होना क्या है, एक ग्रेडेबल क्वालिटी है।
कोई चीज कम गर्म हो सकती है, ज्यादा गर्म हो सकती है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब है तपता हुआ, तो उससे ज्यादा गर्म कुछ नहीं है, तो वो नॉन ग्रेडेबल हो जाएगा। ठंडा, कोल्ड जो है वो ग्रेडेबल है, कोई चीज ज्यादा कोल्ड हो सकती है, कम कोल्ड हो सकती है। लेकिन वहीं पे एक वर्ड आता है फ्रीजिंग, एकदम जमने वाला, उससे ज्यादा कुछ ठंडा नहीं है, तो वो आपका नॉन ग्रेडेबल है। हैप्पी आपका क्या है, ग्रेडेबल है, लेकिन डिलाइटेड आपका क्या है, नॉन ग्रेडेबल है। टायर्ड, कोई थका हुआ है, ये ग्रेडेबल है, लेकिन एग्जॉस्टेड आपका नॉन ग्रेडेबल है। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो परफेक्ट को हम सामान्यतः किसमें मानते हैं, नॉन ग्रेडेबल में। अगर ये नॉन ग्रेडेबल है तो इसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, मोस्ट हटा देंगे। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर अगर हमने सुपरलेटिव डिग्री को हटा दिया तो क्या आर्टिकल द आना चाहिए या आर्टिकल ए लगाएं यहां पे? देखो, जब भी परफेक्ट कोई चीज होती है, मैंने कहा दिस इज अ परफेक्ट मार्कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्कर को परफेक्ट बता दिया, दिस इज अ परफेक्ट मार्कर। मैंने किसी पर्सन को मैंने कहा राधिका इज अ परफेक्ट गर्ल, राधिका एक परफेक्ट लड़की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि राधिका मेरे लिए परफेक्ट लड़की है, तो मैंने ये राधिका का जो पर्पज है परफेक्ट होने का वो बता दिया। तो कोई चीज किसके लिए परफेक्ट है ये चीज हमने बता दी। तो ऐसे केस में डेफिनेट हो गया, अगर डेफिनेट हो गया तो द आएगा। सो राधिका इज द परफेक्ट गर्ल फॉर मी, ठीक है। तो इस टाइप से, तो ऐसे यहां पे क्या है, अगर मैं सेंटेंस को यहीं तक रखता, दिस इज अ परफेक्ट सोल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसके लिए सोल्यूशन है, तो गिवन प्रॉब्लम, दी गई प्रॉब्लम के लिए, तो प्रॉब्लम को मेंशन कर दिया तो ये डेफिनेट है, डेफिनेट तो आर्टिकल द आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो द आपका जो है वो ठीक है, ए लगाने की जरूरत नहीं है, ए तब आता अगर सेंटेंस यहीं तक होता। आगे टू प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, जो कि गिवन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनाया गया, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और क्योंकि एक डेफिनेट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द भी सही है। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक लिस्ट है ये, जो कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की, सामान्य ऐसे एडजेक्टिव्स जो सामान्यतः नॉन ग्रेडेबल के तरीके से काम करते हैं, ये उनकी लिस्ट है। इनमें आपको ध्यान देना है, जैसे परफेक्ट हो गया या एक्सीलेंट हो गया या आपका यूनिवर्सल हो गया या आपका राउंड हो गया, ये इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स हैं। देखो, जितने भी शेप को बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं सारे नॉन ग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि शेप जो है वो है, कोई चीज रेक्टेंगुलर है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि ये कम रेक्टेंगुलर है और ये ज्यादा है, नहीं। कोई चीज राउंड है तो राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई चीज सर्कुलर है मतलब है, तो ये सब नॉन ग्रेडेबल होते हैं। यूनिवर्सल जो चीज हर जगह फैली हुई है अपने आप में क्या है, नॉन ग्रेडेबल है। एटर्नल जो चीज हमेशा चलेगी, नॉन ग्रेडेबल है। अब लेकिन होता क्या है, सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2023 का है, एसएससी ने पूछा, और इसमें एसएससी ने जो इनिशियल आंसर की थी उसमें ए यूनिवर्सल आंसर दे दिया। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल होना बेसिकली क्या है, अपने आप में नॉन ग्रेडेबल है। नॉन ग्रेडेबल है तो मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, और बेसिकली ये भी नहीं बताया कि किस चीज के लिए ये यूनिवर्सल है या क्या है, कुछ ऐसा नहीं। तो आर्टिकल द का नहीं, किसका प्रयोग होना चाहिए, ए का होना चाहिए था। अब क्योंकि यूनिवर्सल में या का साउंड है तो एन नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। ये मोर यूनिवर्सल कंपैरेटिव है, यहाँ पे सुपरलेटिव था तो एक ही ऑप्शन सही था ये। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एसएससी चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन मांगती है, चैलेंज करने के बाद में एसएससी आंसर चेंज कर देती है और एसएससी कहती है कि इसका आंसर सी ऑप्शन सही होगा। स्ट्रेंज इनफ, एसएससी अक्सर ऐसा करती रही है, यहाँ पे भी कर दिया। कायदे से इसका ये आंसर एकदम गलत है। इसका ये लॉजिक एसएससी ने बहुत सारे लॉजिक्स दिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिया है, यहाँ दिया है, वहां दिया है, फलाना ढिमका। भाई एसएससी वाले पहले कम से कम 10 एग्जाम में इसको यूनिवर्सल को मोस्ट के साथ में गलत मान चुके हैं। इलॉजिकल सा लॉजिक देके उसको जस्टिफाई करने का कोशिश किया गया है कोर्ट में, जिस पर अभी तक केस चल रहा है। तो हु नोज कि कब इसको एसएससी सही मान ले, कब गलत मान ले, ठीक है। दूसरी चीज क्या, ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2023 का था। अब क्योंकि राउंड अपने आप में क्या एक शेप है। दूसरी बात, एक चीज ये भी कह सकते हो आप, क्या यहाँ पे किसी दूसरे स्टोन से कंपैरिजन है? आप कहोगे कोई स्टोन दूसरे की चर्चा ही नहीं है। भैया आपको क्या है, एक राउंड स्टोन लेना है, ऐसे करके फेंकना है और उससे रिपल बन जाएंगे वाटर में, सिंपल है। एक ही स्टोन की बात है तो कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये देखो मोर है, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे राउंडेस्ट है, एक ही ऑप्शन बनना चाहिए। पर एसएससी ने कहा कि इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, फुल मार्क्स दे देते हैं। इसके फुल मार्क्स दे दिए जो कि नहीं देने चाहिए थे। तो अगेन ये इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी ने पहले भी पूछे हैं, आगे भी पूछते रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे भाई इसका, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एसएससी को रोस्ट करने के लिए नहीं हूं मैं, तो नहीं बताता भी मैं आपको कि एसएससी क्या क्या और गड़बड़ करता है, बट ठीक है, नेवरदलेस आगे बढ़ेंगे। देखो, though he has several interim plans, his dash aim is to become a billionaire। जैसे सेंटेंस को देखेंगे, दो आपका कंजंक्शन है बेशक,
ही सब्जेक्ट हैज आपकी वर्ब आ गई। सेवरल प्लान्स, उसके बहुत सारे, सेवरल इंटरिम प्लान्स, इंटरिम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेरी, उसके बहुत सारे टेम्परेरी प्लान्स हैं बेशक। आगे वो क्या करने वाला, उसका जो फाइनल एम है, जो उसका आखिरी एम है, वो क्या है बेसिकली, इज टू बिकम अ बिलियनियर, एक बिलियनियर बनना। तो सबसे पहले कौन से एम की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है अकेला, अकेला होता तो फिर ये प्लान्स क्या कर रहे हैं, तो ये तो नहीं बनेगा। डिटरमिंड, डिटरमिंड कोई पर्सन होता है, कोई जो एम है ना वो डिटरमिंड नहीं है, पर्सन डिटरमिंड होते हैं, ठीक है, आई एम डिटरमिंड टू डू दिस, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। ओनली एम होता तो फिर इंटरिम प्लान्स क्या कर रहे हैं, अगेन अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब क्या है, आखिरी, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सो अल्टीमेटली एडवर्ब होता है। ऐसे हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट प्लान क्या है, अल्टीमेट एम क्या है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक चीज यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है आपको, दो के साथ में अक्सर एसएससी बट का पेयर बना के देता है, जो कि गलत होता है। दो के साथ में बट का नहीं, या तो सिर्फ कॉमा का प्रयोग करो या फिर येट का प्रयोग भी कर सकते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश तो कहती है कि येट भी काहे लगाना है, सिर्फ कॉमा से काम चलाओ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो क्वेश्चन है दैट इज, फीलिंग एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, रोहन लेड डाउन ऑन द बेड टू रिलैक्स एज सुन एज ही रीच्ड द होटल। जैसे आप देखोगे यहां पे फीलिंग एग्जॉस्टेड, कौन फील एग्जॉस्टेड कर रहा है, तो आप कहोगे सर रोहन, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको ध्यान रखना है, फीलिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हुआ है, और कौन फील कर रहा है, रोहन फील कर रहा है, सब्जेक्ट है। अगर ये रोहन सब्जेक्ट है तो आईएनजी फॉर्म आपका सब्जेक्ट तो बन नहीं सकती, इसका मतलब ये जीरंड नहीं है। ये शुरुआत में आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये फिर से जीरंड नहीं है। दूसरी चीज, ये वर्ब मेन वर्ब नहीं हो सकती, क्यों, मेन वर्ब अगर ये होती तो इससे पहले सब्जेक्ट आता है, इज एम आर वॉज वर्ब कुछ आता है, इसका मतलब ये पार्टिसिपल है। जब भी हम सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी पार्टिसिपल से करते हैं तो एक तो हमें उसका लॉजिकल सब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए होता है। तो आप पाओगे कि यहाँ पर रोहन जो है उसका लॉजिकल सब्जेक्ट रेफरेंस बन पा रहा है, बिल्कुल बन पा रहा है। कौन फील कर रहा था, रोहन फील कर रहा था। कैसा फील कर रहा था, एग्जॉस्टेड। ध्यान देंगे एग्जॉस्टेड के साथ में वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, ठीक है। कब फील कर रहा था, तो आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी के बाद। फिर यहां से आपका मेन सेंटेंस शुरू हो जाता है, रोहन सब्जेक्ट है, लेड डाउन। अब जैसे ही आप देखोगे दो प्रकार की आपकी वर्ब होती है, दो वर्ब होती है, एक होती है लाई और एक होती है ले। लाई वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है, इसका मतलब होता है लेटना। इंट्रांजिटिव है, इसका मतलब है इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ले वर्ब जिसका मतलब होता है टू पुट समथिंग, किसी चीज को रखना, लिटाना, कुछ ऐसा करना। ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब इसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है। लाई की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो ले होती है, और थर्ड फॉर्म आपकी लेन होती है। ले जो है उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेड होती है। तो आप पाओगे कि लाई की सेकेंड फॉर्म ले है, और जो ले है अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी है, जहां पे वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो एक बार ये देख लेंगे। इसके अलावा लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, तो ये देख लेंगे एक बार। ले आपकी वर्ब है, कैसी है ये, आप कहोगे सर ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव है, इसका मतलब है इसके साथ में हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। ये आपकी दोनों ही इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ITV लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। इस लाई का मतलब होता है किसी चीज को टू पुट समथिंग, ठीक है, सॉरी लेटना कहीं पे, ठीक है, टू लाई डाउन बेसिकली। तो ये आप कह दोगे कि ये आपकी इंट्रांजिटिव है। और ये जो लाई होती है, झूठ बोलना, इसका साथ में आपको ध्यान रखना है कि टू प्रीपोजिशन आती है, लाई टू समबडी, ठीक है। सी लाइड टू हर फादर, सी लाइड टू हर हस्बैंड, इस टाइप से। तो लाई के साथ में टू प्रीपोजिशन आती है। यहाँ पे लाई के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन आ सकती है, आगे प्लेस को मेंशन करते हैं कि कोई कहाँ पे लेटा हुआ था। तो आ जाते हैं एक बार, तो इसकी फॉर्म्स जरूर देख लेंगे। इसकी लेन होती है, ले होती है V2। ले जो है अपने आप में जो V1 है उसकी दोनों ही फॉर्म लेड होती है। ये वाली ट्रांजिटिव है, ये वाली दोनों इंट्रांजिटिव है। नाउ अगर एक बार क्वेश्चन को देखोगे आप, तो यहाँ पे आप क्या पाओगे कि रोहन सब्जेक्ट है, लेड। अब लेड क्या है आपकी, आप कहोगे ये V2 है ट्रांजिटिव वाले का। किसका V2 आ रहा है, ये ट्रांजिटिव वाले का। अगर ये ट्रांजिटिव वाले का V2 है तो इसका मतलब है इसके साथ तो आगे ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन आगे तो डाउन ऑन आ रखा है, जिनमें से ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं बनेगा। डाउन एडवर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, का मतलब है हमें कैसी वाली वर्ब चाहिए, आप कहोगे सर हमें इंट्रांजिटिव वाली चाहिए। इंट्रांजिटिव वाली वर्ब अगर हमें चाहिए, और क्या चाहिए, आप कहोगे सर V2 चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, ही रीच्ड यानी कि V2 है, V2 यानी कि पास्ट है, तो वहां पे भी हमें क्या चाहिए, पास्ट चाहिए, V2 चाहिए। सबसे पहले लेन तो V3 है इंट्रांजिटिव की, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेंग तो आपकी ट्रांजिटिव वाली है, यहाँ पे डाउन आ रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो इनिशियल था वो तो गलत था ही, तो ले डाउन आपका आ जाएगा, जहां पे ले V2 का काम कर रहा है, ना कि V1 का। ही ध्यान देंगे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा था, क्योंकि रोहन फील कर रहा था, बिकॉज ही वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, रोहन ले डाउन ऑन द बेड। रोहन जो है बेड पे लेट गया, ध्यान देंगे।
बेड पे जब सोने का सेंस होता है तो बेड के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, और ऐसे केस में सामान्यतः इन का यूज करते हैं। तो इन बेड होता है, लेकिन जब बात हम लेटने बैठने की कर रहे हैं या कुछ ऐसा है तो प्रेपोजिशन ऑन आता है और आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो इन बेड होता है, लेकिन ऑन द बेड आपका हो सकता है, ठीक है। तो वैसे जनरली इन बेड लिखते हैं हम, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्यों लेटा था वो, तो इसको पर्पस को बताने के लिए आपका इन्फिनेटिव आ जाता है टू रिलैक्स। और कब लेटा था, एज सुन एज, जैसे ही, ये कंजंक्शन है टाइम का। ही रीच्ड द होटल, जैसे ही वो होटल पहुंचा। रीच के साथ में भी ध्यान रखना है, इन, ऑन, एट, ये इस प्रकार के प्रेपोजिशंस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे देखो फॉर रिलैक्सेशन भी गलत हो जाता है, वैसे भी फॉर सम रेस्ट कह सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गलती है तो फिर आगे देखने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। बाकी देखो ये ले पे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, इनको भी देख लेते हैं। सी वॉज हैप्पी टू फाइंड आउट दैट द चाइल्ड कुड ले देयर। जैसे ही आपने देखा सी सब्जेक्ट है, वॉज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सी सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, सॉरी वॉज आपकी वर्ब होगी, नॉट हेल्पिंग वर्ब। हैप्पी आपका कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। और किस चीज के लिए हैप्पी था, तो टू फाइंड आपका इन्फिनेटिव हो गया। फाइंड आउट आपकी पूरी फ्रेजल वर्ब हो जाती है। क्या फाइंड आउट किया था, तो दैट कंजंक्शन है। आगे द चाइल्ड सब्जेक्ट है, कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था तो कुड आपका आ जाएगा यहाँ पे। कैन का पास्ट जो है वो कुड होता है, ठीक है। तो पास्ट के हिसाब से आपका कुड एकदम सही है। अब कुड क्योंकि मॉडल है, और किसी भी मॉडल के बाद में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, तो आप कहोगे सर मॉडल के बाद में V1 आता है, तो ये V1 है। अगर ये V1 है तो आप कहोगे सर ये ले जो है V1 में क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। अगर हमें इंट्रांजिटिव वाला V1 चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लाई। आगे क्या लिख रखा है, देयर। देयर जो कि अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। तो हमें वर्ब कैसी चाहिए, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव चाहिए तो लाई का प्रयोग करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लाई देयर ऑल डे विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन, बिना किसी के द्वारा, बिना किसी के डिस्टर्ब किए हुए वो वहां पे लेट सके। द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। जैसे देखोगे एंडीज माउंटेन सब्जेक्ट है, ठीक है, ले आपकी वर्ब है। अब जैसे ही आप देखते हो कि सर ये वर्ब है, अब वर्ब तो है, अब हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये V1 है या आपकी V2 है। अगर ये V1 है तो ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर आपकी ये V2 है तो ये इंट्रांजिटिव होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जरूरत कैसी वर्ब की। आगे बिटवीन आ रखा है जो कि एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन आगे आया हुआ है तो इसका मतलब है आपको कैसी वाली वर्ब चाहिए, आप कहोगे ITV, इंट्रांजिटिव। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो ले, तो इंट्रांजिटिव में क्या है आपकी V2 बनी। बट एक बात बताइए, क्या एंडीज माउंटेन्स का चिली और अर्जेंटीना के बीच में होना पास्ट की घटना है, या ये प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं। आप कहोगे ये तो प्रेजेंट में भी वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, ये तो एक फैक्ट है। और अगर सर ये एक फैक्ट है तो ऐसे केस में हमें V1 का प्रयोग करना चाहिए, और V1 में इंट्रांजिटिव अगर हमें चाहिए तो लाई का प्रयोग करेंगे, ना कि ले का। और लाई के साथ में ऐसे ही इसलिए नहीं लगाना क्योंकि माउंटेन्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब देखो ये 4 सेंटेंस आपके सामने, इन चारों को आपको करेक्ट करना है, मतलब इनमें से करेक्ट को चूज करना है, और हम क्या करेंगे, चारों को करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। जो पहले से करेक्ट होगा वो हमारा सही आंसर मान लेंगे हम। देखेंगे एक बार, रीडिंग बुक्स। अब देखो सेंटेंस में सबसे पहले ये देखना है, बुक्स आपका अगर आपने सब्जेक्ट मान लिया, एक बार को मैं मान लेता हूँ बुक्स नाउन है और ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से इंप्रूव आपके सही है, लेकिन क्या मैं बुक्स की क्वालिटी बता रहा हूं, पढ़ने वाली बुक्स, आप कहोगे नहीं। क्या बुक्स की क्वालिटी बताना चाह रहा हूं कि वो बुक्स जो पढ़ती हैं, नहीं। आप कहोगे कि सर बुक्स इंप्रूव नहीं करती हैं वोकैबुलरी, बुक्स को पढ़ना वोकैबुलरी को इंप्रूव करता है। आज समझ रहे हो, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो क्या चीज इंप्रूव कर रही है, बुक्स इंप्रूव कर रही है या पढ़ना। आपके घर में 100 बुक्स हैं तो क्या वो आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर देंगी, नहीं। आपके घर में चाहे एक संजीवनी है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ोगे तो इंप्रूव कर देगी, ठीक है। सो इसका मतलब है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दैट इज रीडिंग, जो कि एक जीरेंड है, जीरेंड सब्जेक्ट है। क्या रीडिंग, रीडिंग व्हाट, तो इस रीडिंग का ऑब्जेक्ट है आपका बुक्स, रीडिंग का ऑब्जेक्ट है बुक्स, तो बुक्स तो यहां पे ऑब्जेक्ट है। और अगर सर ये बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग सब्जेक्ट है। जब भी जीरंड या फिर इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट बनता है तो वह अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है। तो इसके हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से इंप्रूव नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए था, इंप्रूव्स लिखना चाहिए था। क्या इंप्रूव करती है, वोकैबुलरी किसकी, वंस, यानी कि यहाँ पे एवरीवन के सेंस में वंस आता है, ठीक है। एंड और क्या इंप्रूव करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, यानी बाकी सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे इंप्रूव्स होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। स्विमिंग इन कोल्ड वाटर।
अब देखो स्विमिंग आपका सब्जेक्ट है, ये भी वर्ग अगेन जीरेंड है। स्विम करना, तैरना, और किस में तैरना, इन प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट कोल्ड वाटर है, ठंडे पानी में तो तैरना। तो स्विमिंग के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा, ना कि हैव का, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। वॉकिंग डेली, डेली वॉक करना, तो वॉकिंग सब्जेक्ट है, जीरेंड सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आगे हेल्प्स। किस चीज में हेल्प करता है, तो इन प्रेपोजिशन, उसके आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आगे मेंटेनिंग। क्या मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जिसमें हेल्थ आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, मेंटल और फिजिकल आपका बेसिकली क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं, और गुड भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखेंगे, तो ये आपका कहोगे सही है, सही है। लिसनिंग, और क्या लिसनिंग, टू म्यूजिक, लिसन के साथ टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो लिसनिंग अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसके साथ में रिड्यूसेस आपका होना चाहिए, ना कि रिड्यूस, तो आप कहोगे आसानी से कि ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज मतलब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। इनमें से एक ही वर्ड है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है, वो हमें देखना है। सबसे पहले फोरसीएबल, देखो ध्यान देंगे, सी, फोरसी करने का मतलब है कोई चीज को पहले से देख लेना, और सी की स्पेलिंग में डबल एस, मतलब एस प्लस डबल ई आता है। तो फोरसीएबल में भी क्या होता है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट जो होती है वो ये होती है, डबल ई, ये होती है FORSEEABLE, ये वाली, ठीक है, तो डबल ई आता है। फैसिनेट, FASCINATE, आप कहोगे ये तो एकदम सही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंटर फीट, तो काउंटर तो सही है, COUNTER, FEIT होता है, ना कि FIET, ठीक है। इसके अलावा कमेंट्री में आप पाओगे TARY होता है, TRY नहीं होता है, तो TARY कमेंट्री, ठीक है, शो कमेंट्री। आगे देखेंगे भाई, अगला जो आपका वर्ड है दैट इज द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। कॉल ऑफ करने का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, ठीक है। कॉल आउट करना बेसिकली किसी को पुकारने के सेंस में आ जाता है। कॉल अप करना, कॉल इन करना, देखो कॉल अप यानी बुलाने के लिए यूज कर लेते हैं। एक तो जैसे आपने अक्सर करके देखा होगा, न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है, ठीक है, कि ही हैज बीन कॉल्ड अप, कॉल्ड अप यानी बुला लेते हैं उसको। तो एक बार फ्रेजल वर्ब्स के एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कैंसिल करना, टू कैंसिल समथिंग, या टू डिसाइड दैट समथिंग विल नॉट हैपन, ये डिसाइड कर देना कि ये आगे नहीं होगा, तो ये आपका कॉल ऑफ हो गया, ठीक है। जैसे द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ यानी कैंसिल कर दिया गया, क्यों, बिकॉज ऑफ बैड वेदर। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, टू आस्क समबडी टू कम, जो मैंने बताया बुलाना, किसी को कॉल आउट करना बेसिकली, स्पेशली टू एन इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी में कॉल आउट कर दिया। इसके अलावा कॉल आउट का एक मीनिंग क्या हो सकता है, टू ऑर्डर और एडवाइज वर्कर्स टू स्टॉप वर्क एज अ प्रोटेस्ट। जब हम कॉल आउट कर रहे हैं इसका मतलब हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये भी आपका मीनिंग बन सकता है। जैसे द ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट एज द वॉर हैज स्टार्टेड, यानी ट्रूप्स को बुलाया गया है, यहाँ पे बुलाने का सेंस है। इसके अलावा जैसे कॉल अप का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग समथिंग बैक, जैसे किसी प्लेयर वगैरह को ले आते हैं हम, इसको खास करके टू योर माइंड के सेंस में भी लगा देते हैं। कॉल अप जब हम करते हैं कोई चीज रिमेंबर करने के सेंस में भी आ जाता है, ठीक है। तो कॉल अप का मतलब वापस लाना किसी चीज को एक तरीके से, ठीक है। टू मेक समबडी डू देयर ट्रेनिंग इन द आर्मी ETC और फाइट इन अ वॉर, ठीक है। जैसे द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड अप मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, यानी मेमोरीज जो थी उसके बचपन की याद है उनको कॉल अप कर दिया, यानी कि माइंड में दोबारा से उनको ताजा कर दिया। कॉल इन का मतलब क्या होता है, टू आस्क फॉर द सर्विसेज ऑफ समबडी, किसी को कॉल इन कर दिया। इसके अलावा टू ऑर्डर और आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ समथिंग, किसी चीज को बेसिकली रिटर्न करने के लिए बोल दिया। या इसके अलावा इसका मीनिंग हो सकता है टू मैसेज अ प्लेस, किसी प्लेस पे कुछ मैसेज करना, स्पेशली द प्लेस वेयर यू वर्क, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे कॉल इन करके आपने बेसिकली कोई जानकारी दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि क्या है, मीटिंग को कैंसिल करने का यूज सेंस है, क्योंकि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, कैंसिल करने का सेंस है, तो कॉल्ड ऑफ आपकी एकदम करेक्ट फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, दे सीम डेस्टिट्यूट ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन फीलिंग्स। तो डेस्टिट्यूट का सिनोनिम पूछा, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, पुअर, तो इसका पुअर सिनोनिम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। डेस्टिट्यूट यानी पेनीलेस, पुअर, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। पेन्यूरी बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी को, एक वर्ड ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे भाई आपको एंटोनिम पूछा डाइवल्ज का, डाइवल्ज का मतलब होता है किसी चीज को रिवील कर देना, ठीक है। तो एंटोनिम पूछा यानी किसी चीज को छिपा लेना, किसी को डिस्गाइज कर लेना बेसिकली, है ना, छिपा लेना, हाइड कर लेना। तो हाइड आपका दे रखा है, हेड बेसिकली ध्यान देना, डिले करना, रिज्यूम करना, सिंपल वर्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। यहाँ पे देखेंगे द ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अब देखो ध्यान रखना, आपको दो प्रेपोजिशन होती हैं, एक होती है इन और एक होता है आपका
सॉरी, एक होता है ऑन और एक होता है एट, दोनों का सेंस पर होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको अक्सर करके हो सकता है। जब हम कोई चीज किसी सरफेस पर टच होती है तो ऑन आता है, जब किसी चीज की लोकेशन बताते हैं तो वो एट आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हूं, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 बेसिकली क्या है, मेरे लिए सरफेस है, मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं, प्लेटफॉर्म पर ही तो होते हैं हम लोग। तो आई एम ऑन द 5th प्लेटफॉर्म, या फिर ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। ध्यान देंगे, जब भी हम जैसे प्लेटफॉर्म नाउन लिखा और आगे उसका नंबर बताया है, तो यहाँ पे आर्टिकल द की जरूरत नहीं है, लगने देखने में लगेगा कि डेफिनेट है। जैसे हम कहते हैं ना ऑन द 5th पेज या फिर ऑन पेज 5, तो ऐसे केस में यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म 4 है, इसीलिए आर्टिकल द नहीं आएगा। द 4th प्लेटफॉर्म होता, मतलब 4th प्लेटफॉर्म लिखते तो द आता, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जब हम व्यक्तियों के लिए बात करते हैं तो व्यक्ति उस सरफेस पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं, तो प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, ऑन, क्योंकि टच है। लेकिन क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है, आप कहोगे नहीं। ट्रेन की हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, ट्रेन उसके पास आ रही है, ट्रेन जस्ट उसके पास आती है, तो उसकी हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में बेसिकली कहाँ क्या हम कहेंगे कि ऐसे केस में सिंपल सी बात है कि एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, ना कि ऑन का। मैं आपको अगर ये बात प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाना चाहूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। तो एक बार देखेंगे, जैसे ये गेट है, ठीक है। अब अगर जैसे मैं गेट पे खड़ा हूं, एक बार समझना मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। अगर जैसे मैं गेट पे खड़ा हूं, तो क्या मैं गेट पे सरफेस के रूप में हूं, नहीं। तो मैं कहूंगा आई एम एट द डोर, ठीक है, क्योंकि गेट मेरे लिए ना, ये डोर जो है वो सरफेस नहीं है, सरफेस नहीं तो एट द डोर। लेकिन अगर यहीं पे हम एक नोटिस लेते हैं और ये नोटिस चिपका देते हैं, तो द नोटिस इज एट द डोर और ऑन द डोर। आप कहोगे सर ऑन द डोर क्योंकि ये सरफेस के रूप में चिपका हुआ है। तो जब सरफेस होता है तो आपका बेसिकली क्या आ जाता है, आप कहोगे सर जब सरफेस की बात करते हैं तो ऑन आता है, और जब भी आपका सरफेस ना होकर कुछ और होता है तो बेसिकली ऐसे केस में हम इसका यूज करते हैं एट का। तो सिमिलरली जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी तो क्या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, सरफेस है वो, नहीं है, नहीं है, तो ऐसे केस में एट का यूज करेंगे, ना तो ऑन होगा, ना बिफोर होगा, ना अपॉन होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला आपका पार्ट है लॉन्ग रन, ईडीएम है जिसका मीनिंग बताना है। हम अक्सर कहते हैं इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन यानी अल्टीमेटली, ठीक है। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं, इवेंचुअली कह सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है इनिशियली यानी कि शुरुआत में, इवेंचुअली और अल्टीमेटली यानी कि अंत में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है मतलब अगला आपका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, यानी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। अब जैसे आप देखते हैं नीदर ऑफ द प्लेयर्स, सबसे पहले नीदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए, जब दो में से किसी की बात ना करनी हो, यानी दो में से कोई नहीं, इस सेंस में नीदर का प्रयोग करते हैं। सो नीदर के साथ में जो नाउन आता है हमेशा नीदर ऑफ के साथ क्या आता है, प्लूरल। सिंपल नीदर होगा तो नीदर बॉय, नीदर गर्ल, नीदर पेरेंट, यानी कि नाउन सिंगुलर अगर ऑफ नहीं आ रखा है। लेकिन अगर आपने ऑफ यूज कर लिया तो ऐसे केस में नाउन फिर आपका कैसा आएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब आपकी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो नीदर ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, इनके साथ नाउन तो प्लूरल आते हैं लेकिन वर्ब आपकी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो नीदर आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द प्लेयर्स, क्योंकि नीदर अपने आप में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है। इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए वर्ब का नहीं, किसका प्रयोग होगा, वॉच का प्रयोग होगा। वॉच आ गया, इसके साथ में एडजेक्टिव आ गया एबल, किस चीज के लिए एबल, तो 2+V1 आ गया, टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करने के लिए, तो कंप्लीट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो ऑब्स्टेकल कोर्स था उसको बेसिकली, और कैसा था वो, चैलेंजिंग था। तो आप कहोगे कौन से वाले पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, वर्ब की जगह पे वॉच का प्रयोग किया जाएगा। अब एक बार ये भी देख लेंगे कि कितने ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके साथ नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर आता है। ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। यहीं पे आपको ध्यान देना है, अ नंबर ऑफ के साथ में नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। लेकिन वन ऑफ के साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ऐसे ही नन ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल आ जाता है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। ऐसे ही ईदर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। नीदर ऑफ के साथ में भी प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। ध्यान देंगे, ईदर, नीदर, ईच, इन तीनों के साथ अगर ऑफ ना आए तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। अक्सर करके ईच की जगह पे एवरी को लगा देता है ऑफ से पहले, तो ऑफ से पहले एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ ईच का प्रयोग करते हैं। नन का प्रयोग कभी भी डायरेक्टली नाउन के पहले नहीं करते, नन के साथ में ऑफ आना मैंडेटरी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला आपका क्वेश्चन है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब क्या होता है, हेरेटिक का सिनोनिम पूछा है यहाँ पे। हेरेटिक होता है बेसिकली जिसके रिलीजियस बिलीफ्स ना गलत होते हैं,
एकदम एक्सट्रीम बिलीव्स होते हैं या खराब बिलीव्स होते हैं ना, वो होता है आपका। फेथफुल, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। लॉयलिस्ट, जो बेसिकली हमारा भरोसे का आदमी है। राइटियस, जो करेक्ट है। तो आपका सिनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो सिनिक इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एटलीस्ट 25% ऑफ अमेरिकन्स आर कंसिडर्ड ओबीज। ओबीज का मतलब होता है मोटे। तो मोटे का एंटोनिम पूछा है, पतले हो जाएगा। पतले में क्या हो जाएगा, देखो ऑर्डिनरी तो सिंपल हो गया, एक्टिव यानी कि जो तेज है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, स्किनी जिनकी सिर्फ स्किन है बाकी कुछ नहीं बचा, मेरे जैसे जो पतले लोग होते हैं उनको स्किनी बोल देते हैं, खास करके गर्ल्स के लिए वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है। नाउ देयर इज अ डैश शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। अब फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, डैश शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। अब देखो ये बेसिकली क्या है आपका, होमोनिम्स पे बेस्ड है क्वेश्चन। एक ये वर्ड है शिवर। शिवर का मतलब बेसिकली ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है चीजों को काट देना बीच में से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है, ये नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव की जरूरत है आपको। अगर एडजेक्टिव की जरूरत है, ये सीवर होता है नाउन, ये वही वाला सीवर होता है जो नाले वाला होता है। ये होता है शेवियर। शेवियर यानी बचाने वाला व्यक्ति, ये भी नाउन के तरीके से आता है। तो आप कहोगे कि सीवियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खतरनाक, ठीक है। सीवियर कोल्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है तो सीवियर बोल देते हैं। सीवियर यानी कि एक्सट्रीम लेवल की कोई चीज जो होती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वन हु डाइज विदाउट अ विल। जो बिना विल लिखे मर जाता है उसको क्या बोल देते हैं। अब देखो इसको याद रखना बहुत आसान भी है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। जैसे आप अक्सर करके वर्ड यूज करते हैं एस्टेट, ESTATE, ठीक है। स्टेट, रियल एस्टेट का काम सुना है आपने, जो रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो स्टेट को प्रॉपर्टी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो जो विल नहीं लिख के गया, ना लिखने का मतलब क्या है, जिसने ये नहीं बताया कि उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी और किसके पास नहीं जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इंटेस्टेट। इंटेस्टेट, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इररेवरेंट का मतलब क्या है, रेवरेंट वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे। तो इररेवरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो रिस्पेक्ट ना करे, जो बिल्कुल माने नहीं किसी को। टेस्टेट जो है वो इंटेस्टेट का एंटोनिम है, जो विल लिख के मरता है उसको टेस्टेट बोल देते हैं, तो ये नहीं होगा। इन्वेंट्री बेसिकली जहां पे आपका जो हथियार वथियार होते हैं ना, उसकी संख्या को इन्वेंट्री बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, अगला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज ही मैनेज्ड टू पास द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। ये आपका ईडियम होता है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। इसका मतलब क्या होता है, नैरोली, नैरो मार्जिन से कोई काम कर लेना। तो टू पास विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, टू फेल डिस्पाइट ट्राइंग, टू अचीव सक्सेस एफर्टलेसली, टू चीट इन एन एग्जाम। अब देखो यहाँ पे आपको देखोगे कि क्या है, तो बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब है नैरोली कोई काम कर रहा है, बस कर पाया जैसे तैसे, तो चीट तो नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। एफर्टलेसली का मतलब है आराम से कर लिया, जो चीज जस्ट कर पाए क्या वो आराम से, बिल्कुल भी नहीं। फेल हो गया नहीं, तो टू पास विथ ग्रेट डिफिकल्टी, तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना पड़ेगा आपको, ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे था ना कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, तो यहाँ पे दो वर्ड आपको देखिए, स्किन ये भी बॉडी पार्ट है, ये भी बॉडी पार्ट है। तो बॉडी पार्ट से कुछ इडियम्स आपके एग्जाम में जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। जैसे बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ 11 बार रिसेंटली पूछा गया, रिसेंट के अगर हम 1-2 साल की बात करते हैं तो, मतलब 2-3 साल की बात करते हैं तो 11 बार पूछा गया, ये रिपीटेशन है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज जब बहुत महंगी होती है, ये 19 बार पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे कई बार इसको कॉस्ट को ब्रैकेट में कर देते हैं, मतलब कॉस्ट को लिखते भी नहीं है, एन आर्म एंड अ लेग लिख देते हैं सिंपल, तो ये भी ध्यान रख लेंगे। कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। टू कोल्ड शोल्डर समबडी का मतलब है टू इग्नोर समबडी, किसी को इग्नोर करना, तो ये आपका हो जाएगा, ये 18 बार पूछा गया भाई। टू हैव या गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब है बेसिकली बहुत ज्यादा डर जाना या नर्वस हो जाना, ठीक है। तो ये कोल्ड शोल्डर का मतलब था अवॉइड करना किसी को। तो एन अनफ्रेंडली एटीट्यूड शोन टू समवन और समथिंग, तो ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज हो सकता है। एक आपका जो बहुत आता है आजकल, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेसिकली किसी को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाह रहे हैं हम, तो यूज्ड फॉर विशिंग समवन गुड लक। गेट ऑन समवन्स नर्व्स, तो नर्व्स वाला आ गया, ये बेसिकली क्या होता है, किसी को अनॉय करना, किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, तो ये बेसिकली हो जाएगा। सी आई टू आई, आई टू आई बेसिकली क्या है, किसी से एग्री करना। इफ वी सी आई टू आई विद समबडी, इसका मतलब हम उससे एग्री कर रहे हैं। नाउ आगे देखेंगे अगला आपका जो इडियम है दैट इज ऑल थम्स। ऑल थम्स बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति को कह देते हैं, देखो जैसे फिंगर्स हैं आपके हाथ में और थम्स हैं आपके हाथ में, अगर मान लीजिए सिर्फ थम्स होते, कोई भी चीज अगर हमें ग्रिप करनी है तो बिना फिंगर्स के हम कर नहीं पाते, फिंगर से ही कोई भी काम कर पाते हैं। तो अगर सिर्फ अंगूठे हाथ में होते तो इसका मतलब है कि हम कोई सामान पकड़ नहीं पाते। ऐसे लोग जो सामान को गिराते रहते हैं उनको क्लमजी बोल देते हैं। तो ऑल थम्स वाले का मतलब हो जाएगा जिसके सिर्फ थम्स है, फिंगर्स नहीं है,
इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कैसा है, क्लमजी है और ऑकवर्ड है, विचित्र प्रकार का है। इसके अलावा 5 फिंगर डिस्काउंट, इसको दो सेंस में यूज कर लेते हैं। या तो कह सकते हो 100% डिस्काउंट, या फिर कह सकते हैं किसी दुकान में गए सामान चुरा के चले आए, वो भी 100% डिस्काउंट है, बिना पैसे के कुछ ले आना। तो थेफ्ट और पिल्फिरेज, पिल्फिरेज का मतलब है छोटी चोरी एक तरीके से, ठीक है। टू कैरी अ चिप ऑन द शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, टू होल्ड अ ग्रज, ग्रज का मतलब है किसी के खिलाफ आपकी ना दुश्मनी है, ठीक है। तो या फिर ग्रीवियंस दैट रेडिली प्रोवोक्स डिस्प्यूटेशन, ठीक है। तो जो डिस्प्यूट बेसिकली प्रोवोक करे उसको बोल देते हैं क्या, टू कैरी अ चिप ऑन द शोल्डर। या फिर एक आपका और इडियम होता है ऑल ईयर्स, ऑल आईज, या फिर ऑल आईज एंड ईयर्स, इस टाइप से पूछ लेते हैं, 4 बार पूछा गया। तो ये देखेंगे रेडी एंड ईगर टू लिसन, ये आपका। इसके अलावा कीप द कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट, तो कीप द कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टू कीप योर इंटेंडेड एक्शन सीक्रेट। जो भी आपके कार्ड्स हैं, जैसे कार्ड्स का गेम खेलते हैं ना, अगर आपने कार्ड्स ओपन कर दिए तो आपकी चीजें सबको पता चल जाएंगी, जितना आप पास रखोगे उतनी ज्यादा वहां पे सीक्रेसी रहेगी। तो अपने पास रख रहे हो इसका मतलब आप अपने प्लान किसी को बता नहीं रहे हो। पे लिप सर्विस, ये भी आपका अच्छा आइडिया है। पे लिप सर्विस का मतलब है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, या किसी को बहुत ज्यादा एक तरीके से चापलूसी टाइप करना। तो टू पब्लिकली सपोर्ट और अप्रूव समथिंग, ये पे लिप सर्विस। तो ये आपके कुछ इडियम्स थे। आई होप आपको ये वाली चीज भी अच्छी लगी होगी कि जो चीजें आ रही हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, अ पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, उसको क्या बोल देते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए वैसे तो कई सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आता है दैट इज डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब है जिसको छोड़ दिया गया हो, ऐसे ही उसके पास कुछ भी नहीं है। नार्सिसिस्ट कौन होता है, जो सेल्फ लव एंड एडमायरेशन में रहता है, उसको नार्सिसिस्ट बोल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नार्सिसिस्ट बोल देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को नार्सिसिज्म बोल देते हैं। ये ग्रीक मिथोलॉजी से निकली हुई कहानी है, जो नार्सिसिज्म और रेको की कहानी थी, ठीक है। इकोनोक्लास्ट बेसिकली जो मूर्ति पूजा वजह में विश्वास नहीं रखता। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल बताएंगे। मैं एक वर्ड आपको हमेशा पूछता हूँ, तो ये दिस इज दैट वर्ड, इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कई बार पूछा गया है। इम्प्रेग्नेबल, ठीक है, इम्प्रेग्नेबल। तो इम्प्रेग्नेबल का करेक्ट मीनिंग क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो कमेंट सही बताएंगे उनको बेसिकली हार्ट दे देंगे हम लोग, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल का मीनिंग, अच्छा इसको करेक्ट आंसर मत मान लेना, करेक्ट आंसर इज डेरेलिक्ट, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल अभेद है ना। आगे तो देखो यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग ही लिख दिया। डेरेलिक्ट अ पर्सन विदाउट होम और जॉब और प्रॉपर्टी, ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। तो डेरेलिक्ट किसमें पूछा गया, जीडी 2023 में। इसके अलावा इकोनोक्लास्ट को देखो दो तरीके से पूछा गया है। एक बार ऐसे पूछा गया था, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, ये सीजीएल 2022 में इस डायरेक्शन के साथ आया था। एसएससी एमटीएस 2022 में यही चीज पूछी गई, समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको भी क्या बोल देते हैं, इकोनोक्लास्ट बोल देते हैं। तो दो तरीके से पूछा गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट किसको बोल देते हैं, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, जो खुद से प्यार करता है, या तो ऐसे आ जाएगा, या फिर ऐसे भी आ सकता है, अ पर्सन हैविंग एन ईगोइस्टिक, मतलब ईगोटिस्टिक एडमायरेशन ऑफ वंस आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज एंड एट्रीब्यूट्स। ये DSSB जीएसए में आया था ऐसे, और इस तरीके से बेसिकली किसमें आया है, एसएससी सीजीएल 2022 में। और इम्प्रेग्नेबल बेसिकली दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको अलग नहीं लिया जा सकता। इम्प्रेग्नेबल जो अभेद होता है ना बेसिकली, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी, ईपीएफओ और सीएचएसएल दोनों बार ऐसे पूछा गया है। आ जाइए भाई, ये 18वां नंबर क्वेश्चन आपका पीक्यूआरएस का है। जल्दी जल्दी से एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले, सोशल मीडिया अलाउज यूजर्स टू शेयर कॉन्टेक्ट एंड कनेक्ट विथ अदर्स। लगेगा कि पहला सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी। सोशल मीडिया अलाउ करता है यूजर्स को कि भाई आप शेयर करें कंटेंट और कनेक्ट करें दूसरे लोगों से। हाउएवर, हालांकि, अब देखो ये बात कैसी थी, आप कहोगे सर ये पॉजिटिव बात है ना। जनरली जब भी पीक्यूआरएस अटेम्प्ट करो एटलीस्ट पॉजिटिव नेगेटिव देखते चलो। जब भी हाउएवर दिख जाए या बट दिख जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर देखना चाहिए आपको। हाउएवर देखते ही मुझे लगा कि ये तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना चाहिए, उससे आंसर आपके आने के 99% चांस रहते हैं। देखो, हाउएवर एक्सेसिव यूज कैन लीड टू एडिक्शन एंड एंजाइटी, आप कहोगे नेगेटिव बात है। सोशल मीडिया हैज बिकम अ की पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, आप कहोगे पॉजिटिव बात है, की पार्ट बन चुका है। इट हैज मेड इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड कम्युनिकेशन ईजियर, तो इट हैज मेड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होना चाहिए इसमें वैसे, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन ईजियर, कम्युनिकेशन को ईजियर कर दिया है और उसको एक्सेसिबल कर दिया है। तो आप कहोगे ये भी पॉजिटिव बात है। अब देखो 3 पॉजिटिव बातें हैं और 1 नेगेटिव है,
और हाउएवर है, तो इससे पहले पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव लास्ट में चला जाएगा, अकेला नेगेटिव है, पक्की बात है बी लास्ट में होना चाहिए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कितने ऑप्शन है बी लास्ट में, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो दैट्स इट। आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी अगर स्टार्टिंग सेंटेंस देखना है तो कैसे देख सकते थे, हाउएवर वाला स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सी से स्टार्ट कर सकते हैं और ए से भी कर सकते थे, पॉसिबल था वो भी, तो ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, बाकी डी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते थे, इट आया है क्योंकि, है ना। आगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस की वॉइस चेंज करनी है आपको। तो देखो, कुड नॉट हैंडल, कुड प्लस बी बने, एक्टिव सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाते टाइम कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर कुड प्लस बी थ्री है, हो सकता है, यहाँ पे हैव आ गया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुड बी प्लस बी थ्री है, लेकिन नॉट को हटा दिया, नॉट यहाँ पे था तो नॉट यहाँ पे भी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कुड है, नॉट है, लेकिन यहाँ पे बी प्लस बी थ्री नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ये आपका किसका क्वेश्चन है, नरेशन का, नरेशन का क्वेश्चन है, और आगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को सामान्यतः नरेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ऐसे केस में हम 2 + V1 से उसको बना देते हैं। जैसे का जैसा छोड़ दो, यहाँ पर 2 लगा दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट वेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। द टीचर, अब देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से कहा कि कीप क्वाइट इन द क्लास, स्टूडेंट से कहा भाई शांत रहो क्लास के अंदर। एक बार देख लेते हैं, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड समबडी टू डू समथिंग, एकदम सही स्ट्रक्चर है, यानी कि ये पॉसिबल आंसर है। इसको एक बार देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे वुड लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है भाई, वहां पे विल थोड़े ना था जो वुड लगाओगे। आगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड केप्ट क्वाइट, शुड के बाद में क्या V2 आ सकता है, द आंसर इज नो, ये गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, मस्ट के बाद में V2 आ सकता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये आपका क्लोज टेस्ट है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी अटेम्प्ट कर लेंगे और फिर एक बार हम देखते हैं। देखो, देयर आर नो रूल्स टू टेल अस हाउ वी ऑट टू बिहेव और ऑट डैश इन ऑल मैटर्स, कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे नहीं। यहां से सेंटेंस को अगर देखेंगे, देयर से सेंटेंस शुरू होता है आपका, जो कि सब्जेक्ट नहीं है। आर आपकी वर्ब है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा नो रूल्स, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गई। किस चीज के लिए रूल्स, तो टू टेल, किसको बताना है, अस, क्या बताना है, हाउ वी ऑट टू बिहेव, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। और आगे देखो, ऑट का नेगेटिव हमें चाहिए। सबसे पहले ऑट नॉट टू बिहेव आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो ऑट नॉट टू प्लस V1, तो यहाँ पे देखोगे बिहेव के बाद 2 कर दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 के बाद नॉट कर दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉट के बाद 2 है, आपका हो गया ये एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे तो नॉट को बहुत बाद में लेंगे, तो ये भी आपका गलत है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यही कहा गया है। तो आगे देखेंगे, तो हाउ आपका यहाँ पे कंजंक्शन के तरीके से काम कर रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट आगे, वी सब्जेक्ट है, ऑट टू मॉडल है, बिहेव आपकी वर्ब है, और आपका सब्जेक्ट मतलब कंजंक्शन है, ऑट आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ जाएगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और फिर आगे अगेन जो बिहेव आपका मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा। ध्यान देंगे, ऑट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है ना, वो ऑटंट भी लिख देते हैं कई बार हम। ठीक है, ऑट और नॉट को मिला के ऑटंट कर देते हैं। ठीक है, इन प्रेपोजिशन है, ऑल मैटर्स उसका ऑब्जेक्ट है, बट इन सम मैटर्स, लेकिन कुछ मैटर्स में, बट कंजंक्शन आ गया, इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा सम मैटर्स। अब क्योंकि कंजंक्शन लग चुका है तो नया सेंटेंस शुरू होगा, तो फिर से सेंटेंस देयर से शुरू हुआ है, देयर आर रूल्स, कुछ रूल्स हैं, तो रूल सब्जेक्ट है, आर उसके लिए वर्ब है। कौन से रूल्स, रूल्स को डिफाइन करने के लिए दैट आपका आ जाता है, रूल्स दैट ऑल हैव टू ओबे, जिनको सभी को ओबे करना है। हैव टू बेसिकली कंपल्सन लगाने के लिए यूज करते हैं। कंपल्सन दिखाता है, यानी कि किसी चीज को कंपल्सरी बनाता है, ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लाइज करता है। इफ कंजंक्शन है, इफ पीपल डिसोबे ट्रैफिक रूल्स, अगर लोग ट्रैफिक रूल्स को डिसोबे करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि देखो, ऐसे रूल्स नहीं है जो हमें ये बताएं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं। हालांकि कुछ मैटर्स में ऐसे रूल्स हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि इफ अगर लोग डिसोबे करेंगे ट्रैफिक रूल्स को, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या है, मेन क्लॉज आ जाएगी, एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट्स होंगे सूनर और लेटर, या तो जल्दी हो जाएंगे या बाद में होंगे। और ड्राइवर, एक जो ड्राइवर है, मे टर्न हिज व्हीकल सडनली, ऐसा हो सकता है कि एक ड्राइवर अपने व्हीकल को सडनली टर्न करे, टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए, क्या अवॉइड करने के लिए, अ पेडेस्ट्रियन, जो पेडेस्ट्रियन होता है नहीं, पैदल चलने वाले लोग जो होते हैं। ठीक है, तो अ ड्राइवर सब्जेक्ट है, मे आपकी हेल्पिंग वर्ब है, टर्न आपकी मेन वर्ब है, हिज व्हीकल उसका ऑब्जेक्ट है, सडनली एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर के तरीके से काम करता है। वाई, क्यों टर्न करेगा, तो उसका पर्पज बताने के लिए 2 + V1, टू अवॉइड आ गया इन्फिनिटिव, किसको अवॉइड करना है, अब पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले को। एंड, और इन डूइंग सो, और ऐसा करते हुए, मे नॉक डैश समवन एल्स,
और हो सकता है एक को बचाने के चक्कर में किसी दूसरे को क्या कर दे, नॉक कर दे। अब एक ऑप्शन है नॉक ओवर कर दे, एक है नॉक डाउन कर दे, एक है नॉक आउट कर दे, एक है नॉक ऑफ कर दे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, तो एक बार फ्रेजल वर्ब्स के इनके मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहले नॉक ओवर और नॉक डाउन लगभग सेम मीनिंग होता है, और इसका मतलब होता है टू हिट समबडी एंड मेक देम फॉल टू द ग्राउंड। ही वॉज नॉक्ड ओवर या डाउन बाई अ बस। ही नॉक्ड हिज ओपोनेंट ओवर और डाउन 3 times इन द फर्स्ट राउंड। नॉक डाउन अकेले का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग और ब्रेकिंग इट्स वॉल्स, किसी बिल्डिंग वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देना, जैसे दीज ओल्ड हाउसेज आर गोइंग टू बी नॉक डाउन। इसके अलावा नॉकआउट करने का क्या मतलब है, नॉकआउट पबजी खेले आपने देखा होगा ना, टू मेक समबडी गो टू स्लीप और बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश कर देते, जो नॉकआउट हो गया, नॉकआउट हो गया, है ना। तो द ब्लो नॉक्ड हर आउट, ब्लो यानी कि जो बेसिकली चोट वगैरह लगी, झटका जो लगा है। नॉक ऑफ करने का मतलब क्या, टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली वर्क, नॉक ऑफ कर दिया, बंद कर दिया एकदम। या फिर नॉक ऑफ का मतलब है ऑफ यानी कि खत्म, तो टू मर्डर समबडी या टू स्टील समथिंग, ये आपके मीनिंग बन सकते हैं नॉक ऑफ के। नाउ अब पॉइंट क्या है कि सर नॉक ओवर और नॉक डाउन का तो सेम मीनिंग है आपके हिसाब से, मैं कहूंगा बिल्कुल सेम मीनिंग है, आप डिक्शनरी खोल के देख लेना। तो यहाँ पे कायदे से ओवर और डाउन आपके दोनों सही हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे वही एक्सीडेंट का सेंस है। लेकिन जब भी अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा हो, वैसे कायदे से दोनों सही हो, और एसएससी की भाषा में ऐसे क्वेश्चंस को बेनिफिट टू ऑल कह देना चाहिए, नहीं डिस्क्रिपेंसी हैज बीन फाउंड। तो बाकी इसमें डाउन को प्रेफरेंस देते हैं, ओवर को बहुत कम यूज करते हैं, मतलब इट इज समवॉट लिटरेरी। ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब जो लिटरेचर में यूज होने वाला है, जनरली जो कॉमन भाषा है उसमें यूज नहीं होता है। तो ये एक कॉमन पैसेज है, इस पैसेज को देख के कहीं ऐसा नहीं लग रहा होगा कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ पैसेज है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा है, तो ऐसे केस में जनरली हम नॉकडाउन का यूज करेंगे। ठीक है, नॉकडाउन एक जनरल भाषा है, नॉक ओवर थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों वाली बात हो जाएगी। तो मतलब ये भी पढ़े लिखे लोगों वाली ही बात है, ये मत समझना, तो ये तो बन ही नहीं सकते थे, तो नॉक डाउन को प्रेफरेंस दे देंगे। नॉक ओवर थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हैं उड़ाने के सेंस में हो, तो वो ऐसा नहीं है, बाकी दोनों सही थे, लेकिन ठीक है अब जैसा भी है। तो मे डैश समवन एल्स, ऐसा हो सकता है। ही मे इवन, ऐसा भी कर सकता है, डैश कंट्रोल ऑफ हिज व्हीकल। अब व्हीकल का कंट्रोल क्या होगा, एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ एंड नॉक डाउन सेवरल पीपल। अब देखो एक चीज यहां से भी आप कर सकते थे, आगे भी क्या क्या यूज करा है, नॉक डाउन। तो अगर सेम चीज आगे यूज करिए तो यहाँ पे भी हमें क्या यूज करना चाहिए, नॉक डाउन। तो इस लॉजिक से भी हम कह सकते थे कि नॉक डाउन आपका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ तो वो क्या कर सकता है, व्हीकल का कंट्रोल लूज कर सकता है। अब देखो मे आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी ये मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है V1। यहाँ पे देखो लूज आपकी V1 है, ये पॉसिबल है, लॉस्ट V2 है, ये पॉसिबल नहीं है। लूजन, तो ये वर्ब है, लूजन का मतलब होता है ढीला करना, और लूज का मतलब होता है एडजेक्टिव है ढीला, तो ये तो नहीं बनेंगे। यहाँ पे कंट्रोल ढीली नहीं करनी, कंट्रोल खोनी है। तो ही मे लूज द कंट्रोल ऑफ हिज व्हीकल एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ एंड नॉक डाउन सेवरल पीपल। ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट, सभी व्हीकल्स को लेफ्ट में रखना चाहिए। एंड लीव द राइट हाफ, जो राइट का हिस्सा है ऑफ द रोड, डैश फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द अपोजिशन डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक आ गया कि ऑल व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं, शुड कीप टू द लेफ्ट, उनको लेफ्ट में रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, लीव द राइट हाफ, राइट का आधा हिस्सा है उसको कैसा छोड़ देना चाहिए, क्या उसको इंगेज्ड छोड़ना चाहिए, खाली छोड़ना चाहिए, तो इंगेज्ड नहीं होगा। क्लोज्ड बंद छोड़ना चाहिए, नहीं। इंग्रॉस्ड यानी कि बिजी, नहीं। यहाँ पे फ्री का यूज है, खाली का यूज है, तो उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। किसके लिए फ्री छोड़ देना चाहिए, फॉर दोज, उनके लिए जो कि आ रहे हैं, मतलब फॉर दोज हु आर कमिंग, हु आर की जगह पे सिर्फ कमिंग लिख दिया तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस्ड क्लॉज है आपकी, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। दिस इज द ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और यही इंडिया के सभी पार्ट्स में ट्रैफिक रूल है। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स शुड नेवर डैश टू गिव राइट सिग्नल्स। अब भाई ड्राइवर्स जो होते हैं व्हीकल्स के, उनको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, टू गिव द राइट सिग्नल्स, राइट सिग्नल्स को देना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट सिग्नल्स को यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो गलत बात हो जाएगी। क्या बॉदर नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं, बॉदर करने का मतलब ध्यान देना किसी को, ये भी नहीं। क्या ट्राई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फेल नहीं करना चाहिए, दे शुड नेवर फेल टू गिव, उनको कभी भी फेल नहीं करना चाहिए सिग्नल देने में, बिकॉज अदरवाइज देयर इज ग्रेट डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो बिकॉज कंजंक्शन आ गया, अदरवाइज आपका एडवर्ब है। ठीक है, देयर अगेन आपका सेंटेंस को शुरू करने के लिए आगे इज वर्ब है, अ ग्रेट डेंजर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब डेंजर अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका डेंजर है, एक्सीडेंट्स।
और एक्सीडेंट्स का क्या होगा, हैपनिंग, होने का, एक्सीडेंट होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो डेंजर ऑफ हैपनिंग, तो हैपनिंग आपका ऑब्जेक्ट है कायदे से, क्या हैपन होना, एक्सीडेंट्स हैपन होने की बात कर रहे हैं। अगेन देयर से शुरू करा, देयर आर सिग्नल्स, सिग्नल्स होते हैं किस चीज के लिए होते हैं, फॉर प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा टर्निंग, कैसे टर्न करना, राइट और लेफ्ट, या फिर किसके लिए, फॉर प्रेपोजिशन स्लोइंग डाउन, स्लो डाउन होने के लिए भी सिग्नल्स होते हैं, एंड फॉर स्टॉपिंग, रुकने के लिए भी होते हैं, एंड फॉर लेटिंग अनदर व्हीकल्स ओवरटेक योर्स, आप अपने मतलब दूसरे व्हीकल से अपने को ओवरटेक करने के लिए कह रहे हैं, इस चीज के लिए भी सिग्नल है, तो हर चीज के लिए सिग्नल है। तो पैसेज जो है वो कंप्लीटली बेस्ड है किस पे, ट्रैफिक रूल्स पे बेस्ड है। स्टार्टिंग ऐसे करी थी, पता नहीं कैसा होगा कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इसके लिए रूल्स नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के लिए रूल्स होते हैं, उनमें से ट्रैफिक रूल्स हैं जो यहाँ पे आगे समझाए गए, ठीक है। पैसेज कुछ इस टाइप का है जो अवेयरनेस फैलाने के लिए आया है। बाकी मेरे भाई, अगर ये मैंने फ्रेजल वर्ब्स आपको बता ही दिए, बाकी अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा वीओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ में आपको ये बैच मिलता है। तो आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करके इस बैच को आप चेकआउट कर सकते हैं, 699 रुपए के फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। बाकी भाई बुक्स बहुत अच्छी हैं, अगर आपको कंप्लीट वोकैब पढ़ना है एकदम अपडेटेड, तो CGL 2024 तक का एग्जाम ऐड करके ये वोकैब संजीवनी आपकी आती है। एंड ग्रामर के लिए भाई अगर ऑथेंटिक आपको सोर्सेज से पढ़ना है तो इंग्लिश रामबाण इज द बेस्ट बुक, ठीक है, आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी और क्वेरी रहती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, बहुत सारी हमने फ्री बुक्स दी हैं, रेगुलरली क्विज वगैरह आपको मिलते हैं। तो टेलीग्राम प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रशांत सोलंकी इंग्लिश हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर इंस्टाग्राम पे आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको मॉक टेस्ट पूरा कैसा लगा, एक बार रिव्यू जरूर देना, कैसी चीजें लग रही हैं और कैसा आप और चाहते हैं। आपकी अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी वीडियो के लिए तो वो भी आप बता सकते हैं, आपकी सारी रिक्वेस्ट सुनी जाएंगी और उस पर काम भी किया जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।